तो सबसे पहली न्यूज़ है रेडिकलाइजेशन के ऊपर। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। 2014 में इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था। सो हम लोग देखेंगे कि क्या बात की गई इसमें। तो सबसे पहली चीज़ इसमें बात की गई डायरेक्टर जनरल मतलब डीजीपी कॉन्फ्रेंस हुई अभी, ठीक है। तो डीजीपी कॉन्फ्रेंस में ये वाला मुद्दा उठाया गया रेडिकलाइजेशन का। तो उसके ऊपर क्या किया है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इन लोगों ने एक पेपर सबमिट किया है। एंड इन दैट पेपर दे हैव डिटेल्ड अबाउट हाउ रेडिकलाइजेशन स्टेम्स एंड व्हाट आर द कैटेगरी ऑफ रेडिकलाइजेशन, कौन कौन से लोग स्प्रेड कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल के तौर पे आप इसको समझिए। बोलना है इसमें कि डीजीपी कॉन्फ्रेंस में इट वाज डिस्कस्ड एंड द पेपर फ्लैग्ड दैट organizations such as VHP and Bajrang Dal as radical. Another listed that Babri Masjid demolition, growth of Hindu nationalism, case of beef lynching and घर वापसी movement as breeding grounds for radicalization. तो मतलब जब radicalization की बात करेंगे आप, तो आप बताएंगे कि क्या ऐसे लाइक की इंसिडेंट कौन कौन से हैं, समझ रहे हैं, उनको थोड़ा सा डिस्कस करना है ना। मॉब लिंचिंग को आप बात कर सकते हैं, घर वापसी मूवमेंट को बात कर सकते हैं, रिलीजियस कन्वर्जन का जो इशू चल रहा है धर्मांतरण वाला, उसकी बात कर सकते हैं। रेडिकलाइज्ड यूथ दे टेक एक्सट्रीम स्टेप्स। उसके बाद और इसमें क्या है, इसमें ये है कि किसी ने NSP रैंक ऑफिसर कैटेगराइज रेडिकलाइजेशन अंडर लेफ्ट विंग, राइट विंग एंड इस्लामिस्ट फंडामेंटलिज्म। तो ये बढ़िया है, इसमें आंसर को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प मिलेगी। इन 3 फॉर्म्स में ऑर्गेनाइज कर लेंगे। फार राइट इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स हैव एन अथॉरिटेटिव कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट। तो सबको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि फार राइट उन लोगों का जो है हाउ दे प्रैक्टिस दिस रेडिकलाइजेशन। तो फार राइट लोगों का क्या आइडिया है, उनका आइडिया ये है कि दे प्रैक्टिस असर्टिव नेशनलिज्म, अथॉरिटेटिव नेशनलिज्म, तो उसके बाद ऑफिसर एथनिकली होमोजीनियस शुड मर्ज इनटू अ सिंगल यूनिट। तो बेसिकली यूनिफॉर्मलाइजेशन के ऊपर जो उनकी आइडियोलॉजी रहती फार राइट ग्रुप लोगों की, ठीक है। तो ये हो गई नेशनल रेडिकलाइजेशन के ऊपर न्यूज़। तो इसमें बस कैच करने वाली चीज़ें जो ये हैं, जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, पूरा तो चीज़ें तो शायद भूल सकते हैं। तो यूज़ करने वाली चीज़ ये है कि रेडिकलाइजेशन को हम लोगों ने 3 ग्रुप में कर लिया, फार राइट, फार लेफ्ट और फंडामेंटलिस्ट, है ना। फंडामेंटलिस्ट इस्लामिस्ट। और उसके बाद कुछ सोर्सेज डिस्कस कर लेंगे, कुछ केसेस डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। सोर्सेज में क्या हो जाएगा, धर्मांतरण, घर वापसी मूवमेंट और VHP, बजरंग दल, रेडिकलिस्ट। उसके बाद अगली न्यूज़ में क्या है, देखो ये जो केस है ना, है तो नॉर्मल सा केस, लेकिन GS2 में मेंस के पेपर में से तमाम सारे क्वेश्चन आते हैं। कहीं पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन इज़ अ डोमिनेंट टॉपिक, एवरी ईयर 1 क्वेश्चन कम्स ऑन दिस टॉपिक। तो हेमलता जी का एग्जांपल दे करके कि यूपी की नोएडा की निवासी हेमलता जी, व्हेन शी फाउंड आउट दैट हर नेम वाज मिसिंग फ्रॉम द इलेक्टोरल लिस्ट दैट शी कुड नॉट कास्ट हर वोट, उसके चक्कर में उन्होंने केस फाइल कर दिया, सुप्रीम कोर्ट तक इनका केस गया। और ये इशू क्या है, बेटर इशू ये है कि इट शोज़ दैट इरेगुलरिटीज़ इन द इलेक्टोरल रॉल्स एंड इट वाज डेलिबरेट वन, कि किस तरीके से जो है बैकग्राउंड मैटर करता है एंड हाउ पीपल दे एक्सरसाइज देयर पावर एट द डिसएडवांटेज ऑफ एनी पर्सन। तो इनका नाम एक तरीके से हटा दिया गया बेसिकली, क्योंकि इससे पहले के इलेक्शन में इन्होंने जो है वोट डाला हुआ था 2017 वाले में, लेकिन बाद वाले में नहीं डाल सकी। तो ये केस उसके रूप में एग्जांपल के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें और क्या कहते हो, कुछ IPC के सेक्शंस इसमें जो है डिस्कस किए गए हैं। पब्लिक सर्वेंट फ्रेमिंग एंड इनकरेक्ट डॉक्यूमेंट विद इंटेंट ऑफ कॉजिंग इंजरी, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। तो इनको आप देख लीजिए। वैसे मुझे लगता है कि किसी दिन बैठ करके एक बार इसको याद कर लेना चाहिए, कुछ सेक्शंस याद हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा, बट नहीं भी याद है तो भी कोई बात नहीं। ये अगला न्यूज़ है इलेक्टोरल इंटीग्रिटी की। तो बेसिकली क्या हुआ है, देखो डेमोक्रेसी समिट, ये जो आइडिया है ना, ये यूनाइटेड स्टेट्स ने फ्लोट किया था। और इसके अंतर्गत क्या हुआ कि एक इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के ऊपर एक समिट हुई थी हाल ही में इंडिया में, ठीक है। तो उसमें क्या है, ऐसा बताया गया कि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी के ऊपर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा इशू है, वो क्या है, इंफॉर्मेशन स्पेस। इंफॉर्मेशन स्पेस इज़ अ सिंगल ग्रेवेस्ट थ्रेट टू डेमोक्रेसी, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी एंड सोशल कोहेसन। डैम इट। सॉरी।
मोर एंड मोर सीवियर। तो बेसिकली इलेक्टोरल इंटीग्रिटी को कौन सी चीज़ें हार्म कर रही हैं, पहली चीज़ हो गई इंफॉर्मेशन स्पेस यानी कि सोशल मीडिया वगैरह, ठीक है। और इसमें क्या बात की गई, इसमें और बात करी गई है अच्छा क्या चीज़ ड्राइव करती है इसको, ये आइडिया कई बार पढ़ चुका हूँ लेकिन ध्यान से उतर जाता है। आंसर को लिखते वक्त फ्रेम करने की ज़रूरत होती है, बेसिकली क्या चीज़ें ड्राइव करती हैं इसको। तो इसका जो प्रिंसिपल है सोशल मीडिया वो क्या है कि लो कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन, हाई रिटर्न एंड लो रिस्क। समझ रहे ना, हाई रिटर्न लो रिस्क लो कॉस्ट ऑफ एप्लीकेशन। तो सोशल मीडिया में कोई भी कुछ भी बोल देता है जा करके। तो उसके बाद इसका दूसरा, इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रिटी को और कौन सी चीज़ें हार्म करती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी। सोशल मीडिया एक हो गया, लेकिन दूसरे में आप डीप फेक्स का एग्जांपल इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंसेस इलेक्शन आउटकम्स। इसके अलावा क्या है, और कुछ चीज़ें हैं, इलेक्टोरल माल प्रैक्टिसेस वेदर फ्रॉम अनलॉफुल अनफेयर लॉज, बाउंड्रीज, रिस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्री प्रेस, माल एडमिनिस्ट्रेशन, इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस, बैलेट बॉक्स फ्रॉड और द अब्यूज़ ऑफ मनी इन पॉलिटिक्स। तो ये सब चीज़ें भी जो है इलेक्शन इंटीग्रिटी को अफेक्ट करती हैं। तो क्या क्या चीज़ें करती हैं, अब्यूज़ ऑफ मनी, इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस, बैलेट बॉक्स फ्रॉड, फ्री प्रेस, माल एडमिनिस्ट्रेशन, रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्री प्रेस। और चैलेंजेस क्या क्या है, इलेक्टोरल करप्शन, इलेक्टोरल कोएर्सन। तो बेसिक तो दो चैलेंज ये हैं कि इलेक्टोरल करप्शन, इलेक्टोरल कोएर्सन, कि किसी से जो है ज़बरदस्ती वोट करवा लेते हैं जाकर किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए, ठीक है। इलेक्शन इंटीग्रिटी परसेप्शन रिपोर्ट नोट्स दैट, एक इलेक्शन इंटीग्रिटी परसेप्शन सर्वे हुआ था, उसमें पाया गया कि पॉपुलिस्ट थ्रेट्स टू इलेक्शन इंटीग्रिटी एंड पोलराइजेशन। पॉपुलिस्ट थ्रेट मतलब यही कि जो समाज है ना वो विभिन्न वर्गों में बढ़ जाता है, किसी पर्टिकुलर लीडर की वर्शिप करने लगते हैं, हीरो वर्शिप करने लग जाते हैं, तो वो चीज़ हो गई, ठीक है। पॉपुलिस्ट थ्रेट, इलेक्शन इंटीग्रिटी, पोलराइजेशन। तो बेसिकली इलेक्शन इंटीग्रिटी की बात चलेगी तो कुछ चीज़ें आप डिस्कस कर लेंगे, पहले टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से डिस्कस कर लेंगे, फिर सोसाइटी के एस्पेक्ट से डिस्कस कर लेंगे यानी कि कोएर्सन वाला इशू, फिर GS4 के एस्पेक्ट से करप्शन वाला इशू, फिर ठीक है अब्यूज़ ऑफ मनी। तो ये सब चीज़ें हो गई। फिर ये जो न्यूज़ है ना गोल्ड वाली, दैट गोल्ड प्राइसेस हैव गॉन अप एंड व्हाट इन्वेस्टर शुड डू। भाई ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और 2014 या 15 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है गोल्ड के ऊपर। तो गोल्ड से संबंधित आपको कुछ जो जानकारी चाहिए वो मैं बता दे रहा हूँ। पहली चीज़ ये है कि गोल्ड की जो प्राइसेस हैं बीते 10 सालों में नियर अबाउट 80% उनमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि गोल्ड को इस्तेमाल किया जाता है एज अ लाइक रिस्क को अवॉइड करने के लिए, है ना, हैज अगेंस्ट रिस्क। गोल्ड को इसमें इस्तेमाल किया जाता है। और बताओ गोल्ड के बारे में, गोल्ड की ख़रीदारी इंडिया में, इंडिया इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट ऑफ कंज्यूमर मार्केट आफ्टर द चाइना। 2009 तक इंडिया फर्स्ट में था, उसके बाद चाइना ने ओवरटेक किया, लेकिन गैप ज़्यादा नहीं है, ठीक है। इंडिया में जो गोल्ड का कंजप्शन है नियर अबाउट 800 टन के आसपास इंडिया का गोल्ड का कंजप्शन है, चाइना का 900 के आसपास है, ठीक है। और इंडिया करीब 3.45 लाख करोड़ रुपए खर्च करती गोल्ड के ऊपर, ठीक है। तो जो है एक तरीके से इन्फ्लेशन और फॉरेक्स लॉस उससे भी जोड़ करके आप इसको देख सकते हैं। और बताओ क्या है इसमें, बेसिकली इन्होंने बात करी है कि इन्वेस्टर लोग क्या करना चाहिए। देखो एक जनरल एडवाइस है, मैंने पढ़ा था कहीं पे, रिसेंटली पढ़ा था कि लोग गोल्ड में इन्वेस्ट इसलिए करते हैं क्योंकि गोल्ड सेफ़ सिक्योर इन्वेस्टमेंट होता है। तो पब्लिक भी करती है और इन्वेस्टर भी करते हैं, ठीक है। ऐसा इसमें बताया हुआ है कि 56,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टर का पैसा लगा हुआ है गोल्ड पे, ठीक है। डिमांड फॉर द गोल्ड विल राइज एज पीपल टर्न टू इट इन टाइम्स ऑफ रिसेशन। जैसे अभी रिसेशन लूम कर रहा है ना, रिसेशनरी पीरियड चल रहा है, तो लोग ऑटोमेटिकली गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं और गोल्ड के प्राइसेस इसी वजह से हाई हो रखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अक्टूबर से लेकर के अब तक के पीरियड में 54,000 से 57,000 बढ़ोतरी हो गई। पहले 48,000 में था, 48,000 से 54,000 हुआ, उसके बाद 57,000 पे चल रहा है अभी, ठीक है। और हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, फिर इन्वेस्टर के एंगल से इसने बताया कि हमारा थोड़ा पैसा जो है गोल्ड में लगाना चाहिए। इसने एग्जांपल दिया कि इवन RBI जो है वो भी इन्वेस्टमेंट करके रखती है गोल्ड में, नियर अबाउट 7.7% जो है गोल्ड का इन्वेस्टमेंट रहता है RBI का, ठीक है। और क्या है इसमें, रोल एक्टिंग बोथ एज एन एडॉर्नमेंट एंड इन्वेस्टमेंट। तो
इसमें ये भी है कि पब्लिक क्यों प्रेफर करती है, क्योंकि आभूषण के तौर पर इस्तेमाल करती है ज्वेलरी में, और इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी इसको देखते हैं। और एक चीज़ इसमें ये है कि जितना इंडिया में गोल्ड बिकता है उसका नियर अबाउट 50% ब्राइड्स खरीदते हैं इंडिया में, यानी शादी के पर्पज़ से गोल्ड खरीदा जाता है इंडिया में। ठीक है, तो इतनी जानकारी काफ़ी रहेगी इसमें। और भी बहुत कुछ है, किसी और दिन बताते हैं उसको। ये जो न्यूज़ है ना, बड़ी बड़ी न्यूज़ हैं, जैसे रिसेशन के बारे में। ठीक है, तो देखो अभी क्या हुआ है, अभी दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की हम मीटिंग हुई है। ठीक है, तो बेसिकली रिसेशन की हम लोग बात करेंगे तो हम लोग को समझना पड़ेगा रिसेशन क्या है। रिसेशन बेसिकली क्या रिफ़र करता है। रिसेशन का बेसिक मतलब ये होता है कि अक्रॉस द इकोनॉमिक सेक्टर्स देयर इज़ डी एक्सेलरेशन ऑफ ग्रोथ। लाइक इसको ऐसा डिफाइन, देखो अलग अलग कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से डिफाइन किया जाता है, लेकिन जनरली ऐसा कहा जाता है कि 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर पीरियड में अगर ग्रोथ जो है गिर रही है, गिरती हुई पाई जाती है, तो उसको हम लोग रिसेशन बोलते हैं। पर समझने के लिए समझो कि रिसेशन में ये होता है कि अक्रॉस द सेक्टर देयर इज़ डीप इन ग्रोथ ओवर द पीरियड। और इसके इफ़ेक्ट क्या होते हैं, कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है ना, तो मार्केट में स्लो डाउन आ जाता है ना। तो ये सब चीज़ें। फिर इसमें क्या, व्हाट वाज द पिक्चर बिफोर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तो इसमें बेसिकली बढ़िया से एक्सप्लेन किया है स्टोरी के फॉर्मेट में। स्टोरी के फॉर्मेट में ये है कि जब कोरोना नहीं आया था, तो जैसे कोरोना आ गया तो उसके बाद सरकार लोगों ने क्या किया, स्लो डाउन हो गया था, मतलब चीज़ें लॉकडाउन हो गई थी। तो उसके बाद अगर ग्रोथ को प्रमोट करनी थी तो मार्केट में पैसा डाला इन्होंने। ठीक है, तो कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल करी, लूज़ मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करी। ठीक है, मार्केट में पैसा इन्फ्यूज़ किया गया। उसके बाद रशिया यूक्रेन इन्वेजन हुआ, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो सप्लाई चेन है वो डिसरप्ट हो गई, है ना। तो फूड, फ्यूल, फर्टिलाइज़र, इन सब चीज़ों की कॉस्ट बढ़ने लगी, है ना। तो इस वजह से क्या हुआ, मार्केट में एक तरीके से स्लो डाउन आने लग गया। तो मार्केट में क्या किया कि एक तरीके से महंगाई बढ़ने लग गई, समझ रहे हैं। तो महंगाई को रोकने के लिए इन्होंने कौन सी पॉलिसी इस्तेमाल करी, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी इस्तेमाल करी। अब इसमें बेसिकली क्या किया, आर्गूमेंट इस बात पे डिस्कस किया गया इस आर्टिकल में कि रिसेशनरी जो रिस्क है ना वो लूम कर रहा है। उसमें भी इन्होंने फर्दर आर्गूमेंट करी कि ये जो है थोड़ा सा अक्रॉस द वर्ल्ड इट इज़ गिविंग सिंबल्स दैट रिसेशन अवॉइड भी कर सकते हैं। तो बेसिकली ये है कि ये अगर टॉपिक आएगा तो आप इसको किसी भी तरीके से इसको डिस्कस कर सकते हैं। टॉपिक में पूछे कि रिसेशन आ रहा है तो आप आने के पक्ष में बात करेंगे, बोलेगा रिसेशन को रोक सकते हैं तो आप रोकने के पक्ष में बात करेंगे। अब हम बात करते हैं कि रिसेशन आ रहा है, अगर हो रहा है तो उसको कैसे हम लोग सब्सटेंशिएट कैसे करेंगे। हम लोग सब्सटेंशिएट ऐसे करेंगे कि वर्ल्ड ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक जो है रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि ग्लोबल जो जीडीपी ग्लोबल आउटपुट जो है वो गिर करके 2.7% जो है आ जाएगा, है ना। OECD का जो एस्टिमेशन है वो बोलता है कि 2.2% के आसपास आ जाएगा ग्लोबल जीडीपी ग्रोथ, है ना। तो ये सब क्या बता रहा है कि अक्रॉस द नेशंस देयर इज़ डिक्रीज़ इन इकोनॉमिक आउटपुट अक्रॉस द सेक्टर्स। तो ठीक है, एक ये हो गया एग्जांपल इसका। और बताओ कि कैसे रिसेशन आ रहा है। रिसेशन ऐसे आ रहा है, तो इंडिया के रेफरेंस में अगर हम बात करेंगे तो बात करेंगे कि इंडिया में जो स्टार्टअप फंडिंग है नियर अबाउट 33% रिड्यूस हो गई है ना। तो ये एक हो गया। और बताओ, कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की बात कर सकते हैं हम इसमें। ठीक है, रिसेशन की बात कर रहे हैं ना, उसमें एक हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि अक्रॉस द कंट्रीज़ द ग्लोबल ले ऑफ इज़ हैपनिंग, यानी अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीज़ हो रहा। ठीक है, जब हम रिसेशन की बात करेंगे, जब हम बात करेंगे कि रिसेशन को रिड्यूस भी कर सकते हैं, लाइक दो स्टिल इट इज़ लूमिंग बट इट कैन बी प्रिवेंटेड, इट कैन बी अवॉइडेड। तो उसके क्या है, तो उसके ऊपर जब बात की गई ना, तो इन्होंने बताया कि फर्स्ट द वर्ल्ड ओवर इन्फ्लेशन हैज़ फॉलन ऑफ। तो इन्होंने बात करी कि दुनिया में इन्फ्लेशन जो है वो कम हो गया है, यानी कि हम वी आर इम्प्रूविंग। ऐसा नहीं है कि रिसेशन आ ही गया है। लोग अज्यूम कर रहे हैं कि रिसेशन आ जाएगा या आ रहा है, आने की संभावना है। लेकिन अगर आपको आर्गूमेंट करना हो कि रिसेशन नहीं आएगा या देयर इज़ पॉसिबिलिटी दैट वी कैन अवॉइड दिस रिसेशन, तो हम लोग क्या बात करेंगे, हम लोग ये बात करेंगे कि हम लोगों ने ग्लोबली जो है महंगाई जो है वो रिड्यूस हो रही, पहली चीज़। ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट जो है उतनी हाई नहीं जितनी रिसेशनरी पीरियड में होती है, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, चाइना जो इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन है दुनिया का, वहाँ पर ज़ीरो
कोविड पॉलिसी, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी जो है उन्होंने अपनाई, और दे आर इम्प्रूविंग अपॉन द कोविड सिचुएशन एंड ओपनिंग द इकोनॉमी। तो इसको पॉजिटिव में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको निगेटिव में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। 3-4 पॉइंट हैं ये इसके। लास्ट में कॉशन देंगे, रिलीफ मस्ट नॉट बिकम कंप्लासेंसी, है ना। हम लोगों को कंटिन्यूसली ध्यान रखना, देखना पड़ेगा कि हाउ टू टेक डिसीजंस एंड हाउ टू फ्रेम और मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो दोनों एस्पेक्ट में आप जो डिबेट कर सकते हैं। इस वाले आर्टिकल में ये बात करी गई है कि एक्चुअली क्या है ना, जो शेयर मार्केट से संबंधित रहता है, यूपीएससी प्रीलिम्स में बेसिकली दे आस्क द कीवर्ड्स का मतलब क्या होता है। तो लॉन्ग पोजीशन एक कीवर्ड इस्तेमाल किया गया है। लॉन्ग पोजीशन का मतलब क्या होता है? लॉन्ग पोजीशन का मतलब ये होता है कि आपने अभी अपना पैसा रोक रखा हुआ है, और जब मार्केट में थोड़ी सी जब बुलिश पीरियड होता है तो आदमी रुक करके इन्वेस्टमेंट अपना बेचता है। लाइक समझ रहे ना, बेचने वाली चीज़ें बाई लो एंड सेल हाई, ये एक प्रिंसिपल रहता है। तो इसमें ये रहता है, जब बुलिश पीरियड रहता है, बुलिश पीरियड मतलब मार्केट जो इम्प्रूव कर रही होती है, तो आदमी रुक करके जो है अपनी बेट लगाता है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग पोजीशन। लेकिन जब बियरिश पीरियड होता है, बियरिश का पीरियड मतलब होता है कि जो है सेंसेक्स जो है गिरने वाला हो रहा होता है, ठीक है। तो आदमी क्या करता है, प्रिंसिपल वही रहता है, बाई लो सेल हाई, पर उसका सीक्वेंस अलग रहता है। सीक्वेंस क्या रहता है, जब समय रहता है आदमी का तो वो तुरंत बेच देता है उसको, है ना। फॉर एग्जांपल ज़ोमैटो की अगर IPO आई, आपने ख़रीद ली, ख़रीद करके तुरंत बेच दी। ख़रीदी तो 180 रुपये की शेयर पड़ गई, लेकिन बेची तो 235 रुपये की शेयर पड़ गई। ये एग्जांपल इसलिए दिया कि अशनीर ग्रोवर ने ऐसे पैसे कमाया था ज़ोमैटो वाले से, ठीक है, ज़ोमैटो IPO से। तो ये जो तरीका रहता है कि जब मार्केट गिर रही होती है तो आप शुरुआत में ही बेच देते हैं, आपको अंदाज़ा लग जाता है कि गिर रही है, तो उसको हम लोग कहते हैं शॉर्टिंग करना। सेलिंग, व्हाट इज़ द शॉर्ट सेलिंग, इसको शॉर्ट सेलिंग कहते हैं, ठीक है। बेसिकली दोनों वर्ड का मतलब ये। फिर ये जो आर्टिकल है इंडियाज़ इजिप्ट अपॉर्चुनिटी, तो देखो इसमें क्या है, ये आर्टिकल तो है बहुत बड़ा, कवर करने में पूरा एक वीडियो लग जाएगा, लेकिन मोटी मोटी बात समझ लेते हैं हम लोग। क्या है मोटी बात, ये है कि इसमें पहला इन्होंने बताया कि स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप क्या होती है, दे हैव डिफाइंड दिस। तो स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के 4 एलिमेंट होते हैं, इन्होंने डिस्कस किया है। PDS शॉप होती है ना, वो पहला इनका एलिमेंट है, यानी कि पॉलिटिकल, डिफेंस एंड सिक्योरिटी एस्पेक्ट में जो कोलैबोरेशन होता है, ये इसका पहला एलिमेंट है। उसका इकोनॉमिक एंगेजमेंट, देखो PDS जो है वो तो बना ही रहेगा, लेकिन इकोनॉमी हमेशा रहेगा, किसी भी चीज़ का एक ये एलिमेंट पक्का रहेगा। तो 4 एलिमेंट और 2 एलिमेंट क्लियर हो गए। फिर तीसरा जो एलिमेंट है वो साइंटिफिक एंड एकेडमिक कोलैबोरेशन। चौथा एलिमेंट जो है वो कल्चरल एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट। तो ठीक है, तो 4 एलिमेंट हैं स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि और इसमें क्या बात की गई है। हम लोगों की शेयर्ड हिस्ट्री, जब कोई इंटरनेशनल रिलेशंस में आंसर लिखेंगे तो यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस हेडिंग इन ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन, एन ओल्ड शेयर्ड हिस्ट्री। इसमें ओल्ड शेयर हिस्ट्री क्या है, इसमें ओल्ड शेयर हिस्ट्री ये है कि इंडिया ने और इजिप्ट ने दे साइंड अ फ्रेंडशिप ट्रीटी इन 1955। 1961 में इन्होंने नाम की स्थापना भी करी। नाम की स्थापना में अब्दुल नसर नाम के एक व्यक्ति थे, एक प्रेसिडेंट है, उनका नाम है अब्दुल नसर, प्रेसिडेंट है इजिप्ट के। ही वाज वन ऑफ द 5 मेंबर कंट्री हु फाउंडेड द नाम। तो ये हमारा जो है हिस्ट्री हो गई। और हमको क्या चाहिए, सीसी की कोई विशेष बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग भूल जाएंगे, हमें पता है। सीसी इज़ ये सीसी की 3rd विजिट है, हाँ, अब्दुल फतेह सीसी इनका नाम है। उसके बाद इसमें और क्या बात करी गई, अच्छा हाँ, इजिप्ट की विशेषता क्या है। इजिप्ट की विशेषता ये है कि इजिप्ट जो है इस्लामिक कंट्रीज़ में मॉडरेट विचार रखने वाला नेशन है ना, मॉडरेट इस्लामिक वॉइस अमंग मुस्लिम मेजोरिटी। और इजिप्ट इज़ कंसिडर्ड एज फ्रेंड विद इन द OIC इंडिया का बहुत क्रिटिसिज्म करता है कश्मीर इश्यू को लेकर के, पर इजिप्ट जो है इंडिया का फ्रेंड है एंड इंडिया की साइड लेता है, ठीक है। टफ ऑन टेररिज्म, दोनों में कॉमन क्या है, दे बोथ कंसिडर दैट टेररिज्म इज़ थ्रेट टू द ह्यूमैनिटी, है ना, ये दोनों कंसिडर करते हैं। और इंडिया और इजिप्ट के जो नेवी है ना, दे ट्रेन टुगेदर, साथ में जो है जॉइंट एक्सरसाइजेज करते हैं। और इसमें एग्जांपल पॉइंट दिया है कि दोनों के पास राफेल फाइटर जेट है, तो कोलैबोरेशन की जो है संभावनाएं प्रबल रहती हैं। अभी फर्दर वर्टिकल एक ऐड हो गया कि इंडिया इजिप्ट को डिफेंस प्रोडक्ट्स जो है एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। क्या क्या बेचेगा, LCA तेजस, आकाश मिसाइल, DRDO's स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन एंड रडार्स। तो बेसिकली जो याद रख सकते हैं वो ये है कि LCA तेजस बेचेंगे, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग इसको इंक्लूड कर सकते हैं, और रडार्स बेच सकेंगे, हाँ ठीक है, ये भी सही हो गया। DR और आकाश मिसाइल, ठीक है, याद रख सकते हैं तो रखिए, वैसे कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट ये है कि
हम लोग ऑर्गेनाइज़ कैसे करेंगे? पहली चीज़ ये है कि ओल्ड मतलब हमारा हिस्टोरिकल बॉन्ड क्या है, वो वाली एक हेडिंग हो गई, ठीक है। व्हाट डू वी शेयर इन कॉमन, वो वाली एक हेडिंग हो गई, ठीक है। डिफ़िकल्ट टाइम फॉर इजिप्ट, डिफ़िकल्ट टाइम क्या चल रहा कि इजिप्ट ने भी जो है अप्रोच किया IMF को फॉर द 4th टाइम इन 6 ईयर फॉर द बेल आउट पैकेज। रशिया यूक्रेन वार से सबकी जो हालत ख़राब है एंड इजिप्ट यूज टू सिक्योर 80% ऑफ द इजिप्ट्स गेन कम्स फ्रॉम दीज 2 कंट्रीज़। जब हम सप्लाई चेन चोक होने की बात करेंगे ना, इसका एग्जांपल वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग मोस्ट ऑफ द टाइम ये वर्ड इस्तेमाल करेंगे ही कि ग्लोबल सप्लाई चेन जो है वो डिसरप्ट हो गई। तो कैसे सब्सटेंशिएट करेंगे? उसको सब्सटेंशिएट ऐसे कर सकते हैं कि इजिप्ट 80% अपना जो है अनाज इन 2 कंट्रीज से मंगाता था, नाउ इट इज़ लुकिंग फॉर द अदर डेस्टिनेशंस एंड इंडिया कैन बी द वन, ठीक है। तो उसके बाद ये हो गया। उसके बाद IMF से ये जो है चौथी बार बेल आउट पैकेज को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हालत पतली है, बेसिकली इजिप्ट जो है टूरिज़्म पे डिपेंड करता है, तो टूरिज़्म जो है रुक गया है। जियो स्ट्रेटजी इनका कंसर्न क्या है? जियो स्ट्रेटजी कंसर्न ये है कि इजिप्ट के ऊपर चाइना का डबल इन्वेस्टमेंट है इंडिया की तुलना में, करीब 12 बिलियन के आसपास, 15 बिलियन के आसपास इन्वेस्टमेंट है, और इंडिया का इन्वेस्टमेंट है 7 बिलियन का, ठीक है। और इजिप्ट की सुएज कैनाल से नियर अबाउट 12% जो है ट्रेड फ्लो करता है, ठीक है। इजिप्ट की एक और खासियत ये है कि इजिप्ट जो है यूरोप में भी है और अफ्रीका में भी है, ये ब्रिज के तौर पे है। तो बेसिकली यूरोपियन मार्केट एंड सेंट्रल यूरोपियन मार्केट हो गया, गल्फ़ कंट्रीज़ हो गया और अफ्रीकन कंट्रीज़ हो गया, तो एक तरीके से गेटवे के रूप में काम करता है फॉर बोथ यूरोप एंड अफ्रीका, ठीक है। तो बेसिकली ये सब इजिप्ट के बारे में हो गई ये सारी बातें। क्या क्या पता चला, रिवाइज़ कर लेते हैं एक बार। ओल्ड एंड हिस्टोरिकल बॉन्ड हो गया, व्हाट डू वी शेयर इन कॉमन हो गया, 2 चीज़ें हो गई। तीसरी चीज़ ये हो गई कि इजिप्ट की इस समय हालत पतली क्यों चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है। चौथी बार IMF से बेल आउट पैकेज सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जियो स्ट्रेटजी कंसर्न क्या होती है, ये हेडिंग, ये भी कॉमन हेडिंग है। उसके जब भी हम किसी देश के साथ की बात करेंगे तो वार ऑन टेररिज्म, फाइट ऑन टेररिज्म, इसको भी कॉमन हेडिंग के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप किसे कहते हैं, उसके 4 एलिमेंट क्या हैं? पहला उसका PDS एलिमेंट है, PDS एलिमेंट पॉलिटिकल, डिफेंस एंड सिक्योरिटी। दूसरा एलिमेंट उसका इकोनॉमिक इंगेजमेंट। तीसरा साइंटिफिक एंड एकेडमिक इंगेजमेंट। चौथा पीपल टू पीपल कनेक्ट। ये स्ट्रेटजिक इन्वेस्टमेंट के 4 पिलर्स हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो लास्ट आर्टिकल है, प्रणाम वर्सेस प्रमाण, ये भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसको रखा इसलिए क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, GS4 में पूछा जाता है। पूछते हैं कि रिलीजन और फेथ के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। तो राइटर ने क्या किया है, राइटर ने पहले कुछ बात बताई, उसके राइटर ने गैलीलियो का एग्जांपल दिया है इंट्रोडक्शन के लिए। गैलीलियो का एग्जांपल फेमस है रिलीजन और फेथ को लेकर के, क्योंकि क्रिश्चियन चर्च ने गैलीलियो को गिलोटिन कर दिया था, मौत की घाट उतरवा दिया था, है ना। गैलीलियो ने अपना विचार जब प्रस्तुत किया, और इसमें क्या है, इसमें ये है कि बेसिकली इन्होंने क्या किया है, 2 पॉइंट का इस्तेमाल किया है बताने के लिए कि जो साइंटिफिक और साइंस और फेथ में क्या डिफरेंस होता है। कि साइंस जो होती है वो क्वेश्चनिंग को प्रमोट करती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो चेंजेस जनरेट होते हैं मार्केट में उनको एक्सेप्ट करती, ठीक है। तीसरा पॉइंट, जो साइंस है ना वो डायनेमिक चीज़ है, कंटिन्यूसली इवॉल्व होती है, चेंज होती है। अब फेथ की बात करते हैं। फेथ क्या है, क्वेश्चनिंग को प्रमोट नहीं करता है, चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करता है, और फेथ बिलीव्स इन स्टेटस को। जो स्टेटस को वाला पॉइंट है वो साइंस की क्रिटिसिज्म है फेथ की नज़र से। फेथ वाले लोग बोलते हैं कि सिंस इट इज़ चेंजिंग, इट इज़ नॉट अवर लाइक अवर इथोस, मतलब हमारे जो मूल हैं, हमारे जो रिचुअल्स हैं वो परमानेंट है, ऐसा बोलते हैं लोग। उसके बाद राइटर ने क्या किया है, रिलीजन और फेथ को, यानी सॉरी साइंस और फेथ को हेल्थ सेक्टर में देखा है ना। एग्जांपल पहले 3 उसमें उसके बातें बता दी, 3 पॉइंट्स बता दिए, उसका सब्सटेंशिएट किया है हेल्थ सेक्टर से। हेल्थ सेक्टर में कौन कौन सी बातें की हैं, पहली बात करी है कि ही टॉक्ड अबाउट मेंस्ट्रुएशन, तो उसके बारे में बात किया कि दे हैव एस्टेब्लिश्ड इट एज अ टैबू, फेथ वाले लोगों ने, ठीक है, सोसाइटी ने, ठीक है। बट साइंस प्रमोट्स दैट इट इज़ नॉट टैबू, एंड साइंस प्रमोट इट इज़ वी शुड हैव द बायोलॉजिकल ह्यूमन बॉडी की बात करनी चाहिए हम लोग। इसमें क्या प्रॉपर वर्ड दिया हुआ है, अनकम्फर्टेबल डिस्कस ह्यूमन बायोलॉजी, ठीक है। ह्यूमन बायोलॉजी को जो है डिस्कस करना जो सोसाइटी होती है वो अनकम्फर्टेबल फील करती। तो एक हो गया ये वाला मेंस्ट्रुएशन वाला टॉपिक। दूसरा इसमें इन्होंने बात करी है, क्या बात करी है, एबॉर्शन वाले टॉपिक, ठीक है। प्रो लाइफ जो सोसाइटी वो प्रो लाइफ होती है, प्रो चॉइस नहीं होती, पर साइंस क्या है, प्रो चॉइस है, ठीक है।
ये दूसरा टॉपिक हो गया। इसमें एक और अच्छा सा इसमें एग्जांपल था, अप्रोच टू प्रमोट ट्रेडिशनल, हाँ ठीक है। हाँ, तीसरा एग्जांपल क्या है? तीसरा एग्जांपल है ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को लेकर के। ट्रेडिशनल मेडिसिन्स को लेकर के ये एग्जांपल है कि जो हमारा मतलब राइटर का कहना है कि जो जेनरिक मेडिसिन्स हैं यानी कि आयुर्वेदा है, हमारा उससे कोई जो है विरोध नहीं है, बस ये है कि फेथ की नज़र से नहीं देखना चाहिए कि सब चीज़ें आयुर्वेद ठीक कर देगा। अगर ठीक कर रहा है तो उसको साइंस की कसौटी पे खरा उतरना चाहिए, यानी कि रिगरस साइंटिफिक टेस्टिंग करनी चाहिए हमें उन मेडिसिन्स की, इवन कि इफ़ दे आर इफेक्टिव और नॉट। तो ये 3 एग्जांपल हो गए इसके। फिर राइटर ने एक चीज़ और इसमें कही है कि क्या चीज़ है जो इसको ड्राइव करती है ना। हाँ, तो राइटर ने ये बताया है कि जो फॉर्म्स ऑफ प्रमाण हैं, प्रमाण मतलब ट्रुथ, सत्य, फॉर्म्स ऑफ जो प्रमाण हैं वो डिफ़िकल्ट हो गए हैं। सत्य को आप कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? टेस्ट करके अंडरस्टैंड करते हैं, कयास लगा के यानी हाइपोथेसिस क्रिएट करके अंडरस्टैंड करते हैं। 3 तरीके हैं प्रमाण को समझने के, है ना। तो राइटर का कहना है कि जो इन्फॉर्मेशन की टेक्नोलॉजी की एज है ना, इन्फोडेमिक जो है, इन्फॉर्मेशन की जो एक्सेस है उसकी वजह से क्या हो गया है, कौन सी चीज़ पे भरोसा करें कौन सी चीज़ पे ना करें ये पता नहीं चल रहा है। तो सोसाइटी क्या बोलती है, सोसाइटी तुरंत जो है साइंटिफिक डेवलपमेंट को खारिज कर देती है, डिस्कार्ड कर देती है, समझ रहे हैं। तो उसके एज अ वे आउट, एज एन कंक्लूज़न इन्होंने क्या बताया है, एज अ वे आउट, एज अ कंक्लूजन इन्होंने ये बताया है कि देयर शुड नॉट बी डेवलपमेंट ऑफ साइंस एट द कॉस्ट ऑफ सोसाइटी, एंड फेथ विल ऑलवेज हैव अ प्लेस इन एनी सोसाइटी बट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ साइंस। तो बेसिकली ये आइडिया इन्होंने जो है प्रमोट किया है, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ ईच अदर। बेसिकली इन्होंने कहा है कि लर्न टू को एग्जिस्ट, ये इनका जो है कंक्लूज़न है। क्या कंक्लूज़न है? कि लर्न टू को एग्जिस्ट, पहला कंक्लूज़न। दूसरा कंक्लूज़न, वी शुड डेवलप प्लेटफॉर्म फॉर द कॉन्स्टेंट डायलॉग एंड हारमोनियस को एग्जिस्टेंस। तो ये इनका जो है अच्छा एक वे आउट है, वे फॉरवर्ड है, तो इसको हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट a platform for the constant dialogue and harmonious coexistence between these two critical pillars of society are needed in the current time। तो आज हम लोगों ने काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस किए। ये जीएस मेंस में पक्का पूछा जाता है, अच्छा टॉपिक है। इजिप्ट वाला पढ़ लिया लेकिन पूछा नहीं जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। उसके बाद ये जो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट सेलिंग क्या होती है उसको समझ लिया हमने। रिसेशन क्या होता है, कंसेक्यूटिव 2 क्वार्टर तक अगर हमारी जीडीपी गिर रही होती तो हम लोग बोलते हैं कि रिसेशनरी पीरियड चल रहा है, ठीक है। और उसमें तमाम सारी चीज़ें जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आईएमएफ की एक रिपोर्ट कोट कर सकते हैं। आईएमएफ की जो रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है, तो वो कोट कर सकते हैं। इन्होंने ये कहा है कि आईएमएफ वांट मोर देन थर्ड ऑफ, अच्छा आप सब्सटेंशिएट कैसे करेंगे कि रिसेशन आ रहा है, ठीक है। इंडिया का एग्जांपल ले सकते हैं, रिपोर्ट का एग्जांपल ले सकते हैं कि रिपोर्ट बोल रही है कि पहली चीज़ में इन्होंने कहा है कि लगभग 3 बार ग्रोथ को यानी डाउनग्रेडेड द ग्रोथ, आईएमएफ ने 3 बार जो ग्रोथ को डाउनग्रेड किया है। और इसमें जो रीज़न है इसका रिसेशन का उन्होंने ये दिया है कि मोर देन अ थर्ड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी विल कॉन्ट्रैक्ट दिस ईयर और नेक्स्ट, वाइल द 3 लार्जेस्ट इकोनॉमीज़ विल कंटिन्यू टू स्टॉल, यानी कि मेजोरिटी जो इकोनॉमीज़ हैं दे विल कॉन्ट्रैक्ट एंड जो मेजर इकोनॉमीज़ हैं दे विल स्टॉल, दे विल स्टैग्नेट, ऐसा करके इन्होंने बोला है। ये रिसेशन के रीज़न है कि रिसेशन क्यों आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग दोनों तरीके से इसको आर्गूमेंट कर सकते हैं, पॉजिटिवली यानी कि रिसेशन आ रहा है, निगेटिवली कि रिसेशन ठीक है आ रहा है लेकिन हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। कैसे अवॉइड कर सकते हैं उसके रीजन इन्होंने बताए, है ना। चाइना का रीज़न जो है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन पॉजिटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं, निगेटिव वे में इस्तेमाल कर सकते हैं उसको। और फिर जो कॉशन दिया गया वो ये है कि रिलीफ मस्ट नॉट बिकम कंप्लासेंसी, ठीक है। और इसमें आरबीआई की बारबेल स्ट्रेटजी के बारे में आप बात कर सकते हैं। तो इस तरीके से आज का हम लोगों ने जो है डिस्कस कर लिया है पूरे दिन का न्यूज़पेपर।